खबर बताएं, जहां झरिया के कतरास मोड़ के पास देर रात बवाल मच गया है। शराबियों के एक समूह ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस गश्ती की टीम शराब दुकान के पास शराबियों के जमावड़े और अड्डेबाजी को हटाने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व उग्र हो गए और पुलिस के गश्ती वाहन पर पथराव कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने 2 सुतली बम भी फेंक कर हमला किया है। धमाकों की आवाज से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, शराबियों ने पुलिस पर हमला किया है, कब हमला किया है और फिलहाल क्या अपडेट है? फिलहाल ड्राइव को लगातार जिले में अलग अलग क्षेत्रों में जो अभियान चला रही है और उसी अभियान के तहत झरिया कतरास मोड़ के पास चला रही थी, जिसका जो द्रव्य किस्म के लोग थे उन्होंने किया था ना, जब वहां पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए बमबारी में किसी को कोई हताहत नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिसकी अड्डेबाजी होती है वहां पर युवक रहते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन उनके हाथ में बम जैसे भी चीजें रहती थी। ये एक बड़ा ही गंभीर सवाल है, क्योंकि जो बम लोगों के ऊपर फेंका गया, पुलिस को फेंका गया, अगर वहाँ किसी को लगती तो एक बड़ी हादसा भी हो सकती थी। अब पुलिस उन सभी उपद्रवियों की निशानदेही कर रही है कि कौन से लोग थे और उनकी तलाश में जुट गई है। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर जहाँ पर अड्डाबाजी होती है वहां पर अगर युवक बम या गोली बंदूक लेकर रहते हैं तो एक कहीं ना कहीं लोगों में और कहीं ना कहीं लोग जो है डराने वाले कितने लोग थे, कितने शराबी थे जो वहां बैठ के शराब पी रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और उसने वापस से पुलिस पर हमला कर दिया? वहां पर अगर कहा जा रहा है कि वहां पर दर्जनों लोग थे जो कि अड्डाबाजी कर रहे थे और पुलिस ड्रिंक ड्राइव को लेकर अभियान चला रही थी। और जब वहां से सूचना मिली तो पुलिस वहां पर गश्ती दल पहुंची, लेकिन गश्ती दल के पहुंचते ही उन लोगों ने सीधे ही पथराव कर दिया। पुलिस को जब तक कार्रवाई करती उसके पहले ही उन्होंने पथराव कर दिया और वहां पर जो है इस घटना से, बमबाजी की घटना से काफी दहशत का माहौल हो गया। पुलिस अभी उन उपद्रवियों की तलाश करे या आखिर वह उपद्रवी कौन थे। तो क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? फिलहाल तो तलाश जारी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस उस जगह की घेराबंदी करके सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दी है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। परिजनों और पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई। 2 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। तो 2 दिनों से पीड़ित लकड़ी नहीं गई थी घर, जो लड़की है वो घर नहीं गई थी और पीड़ित के घर पहुंचने पर कराई गई है एफआईआर। तो तुपुदाना ओपी इलाके का ये मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ है। परिजनों और पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई है। 2 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार भी किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों से अब पूछताछ भी की जा रही है। 2 दिनों से पीड़ित लड़की घर नहीं गई थी और पीड़ित के घर पहुंचने पर अब एफआईआर दर्ज कराई गई। तुपुदाना ओपी क्षेत्र का यह मामला सामने आया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रांची से आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, नाबालिग के साथ गैंगरेप की जाती है, इसमें 2 नाबालिग शामिल होते हैं जो गैंगरेप करते हैं। 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसको लेकर के और क्या जानकारी है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अब तक जो जांच में सामने बातें आई है उसके अनुसार जो नाबालिग है वो कुछ दोस्तों के साथ, जो युवक थे उनके साथ वो स्मार्ट सिटी इलाके में गई हुई थी और वहीं पर कहा जाए तो उसके साथ कुछ गलत हुआ। खासतौर से अगर बात करें तो वहां से निकलने के बाद जो बच्ची है अपने दोस्त के साथ ही आगे बढ़ती है, लेकिन इंसलरी चौक जो कि टिपुदाना इलाके में मौजूद है वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें से 2 नाबालिग भी शामिल है। पूरे मामले में बात की जाए तो जो पीड़िता है वो 2 दिनों तक अपने घर नहीं पहुंच पाई थी।
कहा जा सकता है कि जो आरोपी हैं उनके द्वारा उसे बंधक भी बनाया गया हो। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो पीड़िता का बयान जो है वो भी ले रही है। हालांकि पीड़िता सहमी हुई है, जिस कारण उसका बयान भी बार बार बदल रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो आज जो है वो पीड़िता का मेडिकल जो है वो भी कराया जाएगा। तो वही दूसरी तरफ आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ने का कार्य जो है बिल्कुल ओम प्रकाश, अब देखिए 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक उन पर कार्रवाई करती है, क्योंकि फिलहाल पूछताछ जारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए ओम प्रकाश। खबर अब आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक पर चापड़ से 3 लोगों ने हमला कर दिया। हमले के बाद अभिषेक गिरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल ने 10,000 कैश लूट की बात भी कही है। 5 लड़का आया था, तो आते तक पीछे से चापड़ चलाने लगती है। हम गिर गए नीचे, ऊपर चलाया, हम नीचे गिर गए। मेरा पॉकेट में 10,000 रुपया था कलेक्शन का, मेरा वो भी ले लिया। फिर वो लोग मार रहा था मेरे को, तो वो लोग का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और लेके जा रहा था उधर, क्या नाम है, नीचे में सुनसान जगह है, पूरा टान के लेके जा रहा था मारने का विचार में। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, 10,000 कैश लूट की वजह से हमला कर दिया जाता है, चापड़बाजी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के क्या जानकारी सामने आ रही है पुलिस की तरफ से? जी बता दूं कि जमशेदपुर शहर में चापड़बाजी का जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। जो युवा वर्ग है वो नशे को लेकर, नशे के पैसे के लेकर किसी भी व्यक्ति पर वो जो है चापड़ से हमला करते हैं और उसके बाद उसके पास से जो भी रकम होती है वो छीन लेते हैं। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर लगातार जो है जितने भी चापड़ दुकानदार है, लोहे के दुकान जहाँ चापड़ बन रहे हैं वहाँ छापेमारी भी कर रही है और सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि अगर चापड़ किसी को आप देते हैं, अगर किचन के काम के लिए देते हैं, तो उसका एक बायोडाटा लिखकर पूरी तरह से लिख कर रखे और युवा वर्ग के को किसी तरह का चापड़ नहीं दिया जाए। उसके बावजूद भी लगातार जमशेदपुर शहर में चापड़बाजी की जिस तरह घटनाएं बढ़ते जा रही है वो कहीं आशीष, जहां पर ये घटना हुई और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या पहले भी इन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है? जी बता दूं कि सिद्धगोड़ा जहां सूर्य मंदिर के पास ये घटना हुई है, इससे 2 दिन पहले भी यहाँ पर इसी तरह की छिनतई हुई थी। जो टाटा स्टील के कर्मचारी, उनसे भी पर्स की छिनतई की गई थी और उनसे चापड़बाजी हुई थी। और उसके बाद कल देर शाम भी जो एक युवा है, अभिषेक नामक युवा, वो मानगो से अपना कलेक्शन करके घर लौट रहा था। इसी दौरान वो अपने दोस्त से बात करने के लिए रुका सूर्य मंदिर के पास, तो तभी बाइक सवार 3 युवक आए और उसके बाद उसे चापड़बाजी की और उसे 10,000 रुपया मोबाइल। आशीष, देखिए 2 घटना को अंजाम दिया जा चुका है इन 2-3 दिनों में, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई गश्ती वहां पर नहीं की जा रही थी? देखिए बता दूं कि लगातार पुलिस गश्ती कर रही है, दावा तो कर रही है कि लगातार चापड़बाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने का, मगर पुलिस कहीं ना कहीं विफल होती दिख रही है। क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हो रही है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। जहां पुलिस का दावा है कि हम रात भर दिन भर जो है 24 घंटे चापड़बाजी को लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, मगर इस तरह की घटनाएं जो बढ़ती जा रही है वो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आशीष, जैसा कि आप बता रहे कि पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चापड़बाजी पर वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, गश्ती की जा रही है, तो क्या इन तीनों अपराधियों की पहचान हो पाई है? जी तीनों की पहचान तो युवक ने बताया कि तीनों को युवक को जानता था, वो बस्ती का ही रहने वाला है तीनों युवक। हालांकि पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, मगर सबसे बड़ा चैलेंज ये बनता जा रहा है कि सिर्फ एक थाना क्षेत्र नहीं, शहर के तमाम थाना क्षेत्रों में अगर आप शाम होते ही अगर युवा आप निकलते हैं घर से बाहर, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे या मोबाइल की छिनतई करने के लिए युवा वर्ग जो नशे के हालत में है वो आपके से चापड़बाजी करके आपसे छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रही है। मगर पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का हम उद्भेदन करेंगे और जो चापड़बाजी की घटना है उस पर लगाम लगाएंगे। हालांकि जिले के एसएसपी ने सख्त निर्देश भी दिया कि अगर चापड़बाजी में जो आरोपी पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार और उसके घर को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं बढ़ते जा रही है। ठीक है आशीष, और बिल्कुल अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक कार्रवाई होती है और कैसे आम लोगों को सुरक्षा पुलिस मुहैया कराती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आशीष। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सदर अस्पताल के पूर्व डीएस का मिला है शव। तो आपको बता दें कि डॉक्टर बीएन झा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मौत के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि किस वजह से मौत हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
लखारी क्षेत्र के एक कुएं से शव मिला है। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सदर अस्पताल के पूर्व डीएस का शव मिला। डॉक्टर बीएन झा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। चलिए पलामू से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां चाचे ने भतीजे की हत्या कर दी। डायन बिसाही के शक में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी चाचा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जैनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। पलामू से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। डायन बिसाही के शक में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी चाचा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद से बड़ी खबर, जहां के जावा डोबा के बड़की टार जीतपुर रोड पर देर रात भूत हसान होने से इलाके में दहशत फैल गई। सड़क किनारे गोफ बनने से लोगों की चिंता बढ़ गई है और आज भी स्थिति जस के तस बनी हुई है। मौके पर केवल बैरिकेडिंग की गई। ग्रामीणों ने कोलियरी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द स्थायी समाधान की मांग की। कोलियरी है, उसका लापरवाही है, देख रेख सही से नहीं हो रहा, अंदर से कोयला निकाल लिया जा रहा है, उसका सही तरीका से जो है बालू का भराव नहीं किया जा रहा। इसके कारण आम जनता को जो यहाँ पे खतरा बना हुआ है। अगर इस तरह का गोप अगर हो जाता है तो ये तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा खतरा है हमारे। जामा बड़की टार है, जीतपुर रोड है ये। यहाँ पे जो है हमारे बगल में ये गोप हुआ है। आज से 3 साल पहले भी हुआ था, 2023 में। टाटा कंपनी की लापरवाही है, लिखा पोती कर करके और थोड़ा चले गए। आज फिर उसी जगह पर फिर दोबारा जो है तो ये गोप हो गया। संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, कोलियरी प्रबंधन पर अब स्थानीय लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। भूत हसान हुआ है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इसको लेकर के अब क्या आगे व्यवस्था की गई है? फिलहाल तो व्यवस्था के नाम पर वहाँ ब्रेकेटिंग कर दिया गया है। जो गोप की स्थिति है वह जस की तस बनी है। वहीं जो पानी सप्लाई की पाइप गुजरी थी वह भी क्षतिग्रस्त हो गया और कई लीटर पानी जो है बर्बाद। लेकिन कल जब यह घटना हुई एक भारी गुजर रही थी और अचानक तत्काल वहाँ के पुलिस कोशिश किसी तरह को निकाला गया। लेकिन अब अगर कहा जाए तो जिला प्रधान या फिर तो जामा डोबा प्रबंधन की ओर से कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं कि उस गोप की भराई। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और देख, ये भूत हसान हुआ है। भूत हसान होने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। अब लापरवाही का आरोप स्थानीय लगा रहे हैं। देखना होगा प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जाती है, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। रामगढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां के रामगढ़ बोकारो NH 23 पर कोयला से लदा ट्रक पलट गया और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद लगने के कारण यह दुर्घटना हुई। ट्रक में लोड कोयला सड़क किनारे बिखर गई और आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कैसे हुआ घटना? आँख बंद हो गया अचानक और पलटी मार दिया। क्या चीज लोड था गाड़ी में? कोयला लोड था। अच्छा, किसी को चोट लगा क्या? नहीं, चोट तो नहीं लगा। कहाँ से आ रहा था गाड़ी? धनबाद से। कहाँ जा रहा था? रायपुर। इसी बीच राज्य से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से समीक्षा बैठक का दौर फिर से शुरू होगा। रांची से वापसी के बाद शुरू होगी बैठकें। सीएम हेमंत सोरेन आज शिक्षा विभाग की बैठक करने वाले हैं, तो शिक्षा विभाग के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पिछले 1 सालों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। तो सीएम सोरेन एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज से समीक्षा बैठक का दौर फिर से शुरू होने वाला है। राज्य से वापसी, आपको बता दें कि दिल्ली से वापसी के बाद फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा और आज शिक्षा विभाग को लेकर के बैठक की जानी है, जिसमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में जेपीएससी को लेकर के लगातार विवाद जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच करने की मांग कही है। रघुवर दास की पोस्ट के बाद सियासत देखिए अब तेज हो गई है। बीजेपी ने पोस्ट का समर्थन करते हुए सरकार से मामले की जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को जेपीएससी पर सवाल करने का कोई हक नहीं है। जेपीएससी को बीजेपी ने ही भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था। वहीं जेएमएम ने भी रघुवर दास पर हमला बोलते हुए कहा कि रघुवर दास को केंद्र सरकार को ये नसीहत देनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, तमाम राज्य सरकार जहां उनकी सरकार है वहां सलाह दे दे। आपके व्यवस्था में सवाल उठते थे, लेकिन यहाँ सवाल नहीं उठता। पूर्वाग्रह से ग्रसित भले हो आप लोग, युवाओं को रोजगार नौकरियां देने का जो जिम्मा, जो प्रतिबद्धता माननीय हेमंत जी ने दिखलाई है, उसमें रोड़ा मत बनिए, व्यवधान मत डालिए। कोर्ट भी गए आप लोग, कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, मेंटेनेबल नहीं है। परीक्षाएं रद्द होती है, 23 से ऊपर बच्चे आत्महत्या करने को विवश होते हैं। आज वो व्यक्ति छात्रों के भविष्य की बात करता है। और जेपीएससी तो भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना। हम लोगों ने कई बार ध्यान आकृष्ट किया है सरकार का, जेपीएससी का, कि ओएमआर शीट्स जो वायरल हैं उसमें किसी को 48 नंबर उसने अटेम्प्ट किया, 46 नंबर आ रहे हैं, दूसरे में उसको 95-97% चाहिए, जो कि विशेषज्ञों के अनुसार संभव नहीं है। तो ये जिस तरीके के एग्जामिनेशन हुए हैं, 850 के आसपास छात्रों को सीरियल वाइज सफल नहीं किया गया, कभी कोई सेंटर रद्द नहीं हुआ, फिर इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं? बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें आ रही हैं। खबर अब आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बेंगाबाद प्रखंड के अरतोगा क्षेत्र का जायजा लिया और इस दौरान क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों के सामने आने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई भी की है और एक पोकलेन मशीन जब्त किया है। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। खबर अब आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां के जगन्नाथपुर और आसपास के क्षेत्र में हाथियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। सोसोपी गांव में जंगली हाथी ने राशन डीलर के घर पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी ने 50 किलो राशन, चावल और अन्य अनाज सफाचट कर गए। ग्रामीणों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों ने गांव के 4 घरों को क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन आज तक प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला, जिस कारण वन विभाग के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है। चलिए खबर अब आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां हाथियों के झुंड ने गोलावन क्षेत्र में देर रात उत्पात मचाया है। फिलहाल ये झुंड पास के जंगलों में मौजूद है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी भी दी और इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और हाथियों को भगाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हाथी पिछले 1 महीने से खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। बोकारो एक बार फिर से राष्ट्रीय खेल मानचित्र कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने दूसरे एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 की मेजबानी बोकारो को सौंपी है। 18 से 27 अगस्त तक मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में टूर्नामेंट का आयोजन होना है और आयोजन से पहले पद्मश्री पूर्णिमा महतो और पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने स्टेडियम का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। का नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट होने वाला है, तो अपने देश भर से सभी टॉप खिलाड़ी यहाँ भाग लेंगे। कहाँ से लोग आएंगे इसके? नहीं, जो टॉप 16 होते हैं ना उनको मिलता है और जो क्वालिफाइंग स्कोर मारते हैं। तो ये स्टेट तो मुझे लगता है लगभग हर स्टेट से एक जन होंगे, लेकिन जो टॉप प्लेयर रहते हैं वही लोग इधर क्वालिफाई करते हैं। नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट भव्य तरीके से हो, चूँकि झारखंड का नाम जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट बोकारो तीरंदाजी संघ भव्य तरीके से कराएगा, ताकि बोकारो का नाम, झारखंड का नाम पूरे नेशनल स्तर पर हो। खबर अब आपको राज्य से बताते हैं, जहां बिना अनुमति के बोरिंग होने पर नगर निगम क्षेत्र में 1 लाख तक जुर्माना देना अब पड़ सकता है और आवासीय परिसर क्षेत्र में 25,000 रुपए जुर्माना होगा। देखिए, निगम के सभी 53 वार्डों के लिए ये निर्देश जारी किया जा चुका है। बोरिंग कराने वाले लोगों को नगर निगम से एनओसी के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का शपथ पत्र भी भरना होगा। देखिए, राजधानी के जलस्तर को नियंत्रण करने के लिए निगम ने ये नियम लागू किया है। अगर आपका भी घर रांची नगर निगम क्षेत्र में है और आप अपने घर में
बोरिंग या डी बोरिंग कराना चाह रहे हैं तो अब आपको नगर निगम से इसकी परमिशन लेनी होगी, यानी एनओसी लेनी होगी। अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नगर निगम की बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि रांची नगर निगम के सभी वार्ड यानी सभी वार्ड क्षेत्रों में जिन्हें भी बोरिंग करानी होगी उन्हें नगर निगम से अनिवार्य जो है वो एनओसी लेनी होगी। और एनओसी में एक कॉलम ये भी दिया गया है कि अगर आप नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग करा रहे हैं तो आपको अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाना जरूरी होगा। अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाते हैं तो आपको बोरिंग की एनओसी नहीं दी जाएगी। ऐसे में रांची के जो 53 वार्ड हैं सभी वार्ड के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी वार्ड के जो लोग हैं अगर उन्हें घर में अपना बोरिंग कराना होगा तो नगर निगम से एनओसी लेना होगा। और इस एनओसी की कीमत करीबन 2500 रुपये निर्धारित की गई है, यानी अगर आपको बोरिंग कराना है तो नगर निगम को भी आपको 2500 रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के अनिवार्य नियम को इस वजह से भी लगाया गया है ताकि रांची में जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे। अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो रांची का कई ऐसा इलाका है जहां भूमिगत जल जो है वो नीचे तक जा चुका है, यानी जो जल का स्तर है वो नीचे गया है। शायद यही वजह है कि रांची नगर निगम ने ये नियम निकाले हैं। दूसरी ओर रांची नगर निगम ने ये भी स्पष्टता के साथ कहा है कि जो लोग भी बिना एनओसी के बोरवेल कराएंगे उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना के तौर पर जो आवासीय परिसर हैं वह 25,000 रुपये तक का जुर्माना, वहीं जो व्यवसायिक संस्थान है वहां अगर बोरिंग कराई जाती है बिना एनओसी के तो उन्हें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां के घाघरा प्रखंड के बड़काजी डीबा टोली से गड़िया टोली तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का ग्रामीणों ने आर्थिक सहयोग और श्रमदान के बल पर पूरा कर मिसाल पेश किया है। ग्रामीणों ने यह बताया है कि गड़िया टोली पहुंचने के लिए अब तक लोगों को मुख्य सड़क से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि पगडंडी के सहारे आवागमन करना मजबूरी थी और इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों में काफी परेशानी होती थी। ग्रामीणों के मुताबिक सालों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन जनप्रतिनिधि की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। लगातार उपेक्षा के बाद ग्रामीणों ने बैठक कर खुद सड़क बनाने का निर्णय लिया। खबर अब आपको धनबाद से बताते हैं, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। झरिया बलियापुर मुख्य सड़क पर मोहरी बांध के पास बीसीसीएल की खनन गतिविधियों और आउटसोर्सिंग कंपनी की ब्लास्टिंग के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होकर के धंस गई थी। इस समस्या को प्रमुखता से चलाने के बाद रांची से पीडब्ल्यूडी और संबंधित तकनीकी टीम झरिया विधायक के साथ मौके पर पहुंची और धंसी सड़क का जायजा लेकर जल्द मरम्मत का भरोसा दिया। चलिए बात अब मानसून की कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, लेकिन फिर भी बारिश औसतन कम देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि राजधानी रांची में भी राज्य भर में से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर जिलों में अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 17 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी जिले में बारिश और की संभावना है। राज्य भर में मानसून सक्रिय है, बावजूद इसके औसतन से कम बरसात देखने को मिली है। लिहाजा झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो अब तक करीबन 11% कम बरसात राजधानी रांची में देखने को मिली है। बीते 2 दिनों की बात करें तो राजधानी रांची में बादल तो छाए जरूर हैं, लेकिन वर्षा कम हो रही है और इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं किसानों पर और जो खेती करने वाले लोग हैं उस पर भी पड़ रहा है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो राज्य में आज भी कुछ इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है। बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा जो है वो कुछ इलाकों में राज्य में देखने को मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज पूरे राज्य में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश और गर्जन होने की संभावना जाहिर की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के लिए राज्य के कई इलाके में वर्षा को लेकर और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की माने
तो 14 तारीख यानी कल के दिन राज्य के में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना जाहिर की गई है। इसके साथ ही अगर हम राज्य के कुछ इलाकों की बात करें तो जिनमें से कल जो है वो गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़ का इलाका रह सकता है जहां इस तरीके की मौसम हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भी संथाल परगना के गोड्डा जिले के पत्थरगामा में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिली है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में अगर हम बात करें तो राजधानी रांची में कल भी बादल छाए रहे, आज भी सुबह से बादल छाए हैं, लेकिन वर्षा अब तक नहीं देखने को मिली है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।